महानगर पालिका के ज़ेर एहतमाम जारी वर्चुअल क्लास में मैं रफीक गुलाब आज के सबक में आपका इस्तकबाल करता हूँ। आज हम एक अहम मालूमाती और दिलचस्प सबक पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं सीधे सबक की तरफ। प्यारे बच्चों, आज हम सियासियात में सबक नंबर 2 भारत की खारजा पॉलिसी की पेशरफ्त पढ़ेंगे। आपसे गुजारिश है कि तवज्जो से समाअत फरमाएं। आज के सबक में हम खारजा पॉलिसी का मफहूम, उस पर असर अंदाज होने वाले अवामिल और भारत की खारजा पॉलिसी की नौइयत समझेंगे। खारजा पॉलिसी। आइए अब हम खारजा पॉलिसी को समझने की कोशिश करते हैं। मफहूम और अहमियत। तमाम ममालिक एक बैनुल अक़वामी निज़ाम का हिस्सा होते हैं। उनमें से कुछ ममालिक खुद कफील नहीं होते, इसलिए बैनुल अक़वामी निज़ाम में बाहमी इन्हिसार के तस्वुर को भी आपने समझ लिया है। ये बाहमी इन्हिसार महज चंद ममालिक के फायदे तक महदूद नहीं होना चाहिए, उसे हर मुल्क के लिए फायदा मंद बनाने की कोशिश करना पड़ती है। हर मुल्क अपने तौर पर ये फैसला करता है कि उसे किस मुल्क से दोस्ती करना चाहिए, किस ग्रोह में शामिल होना चाहिए या बैनुल अक़वामी सियासत में क्या किरदार अदा करना है। इस तरह के फैसले निहायत गौर व फिक्र के बाद करने पड़ते हैं। इस फिक्री निज़ाम को खारजा पॉलिसी कहा जाता है। हर आज़ाद और मुक़्तदर मुल्क अपनी खारजा पॉलिसी तय करता है, इसलिए मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात का मुताला करने वालों के लिए बैनुल अक़वामी सियासत में खारजा पॉलिसी को निहायत अहमियत हासिल होती है। क्या आप जानते हैं, हमें किसी मुल्क का मुताला करना हो तो उस मुल्क के दस्तूर और खारजा पॉलिसी को समझना बहुत जरूरी होता है। कौमी मफाद। कौमी मफाद से क्या मुराद है? हमने मुख्तसरन खारजा पॉलिसी को समझा है। कौमी मफाद और खारजा पॉलिसी में करीबी ताल्लुक होता है। खारजा पॉलिसी के जरिए ही कौमी मफाद का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सकता है, इसलिए खारजा पॉलिसी का मुताला करने से कबल हमें कौमी मफाद का मफहूम और अहमियत समझना चाहिए। कौमी मफाद यानी अपने मुल्क की आज़ाद और मुक़्तदर हैसियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए की जाने वाली तदबीरें। कौमी मफाद यानी अपने मुल्क की आज़ाद और मुक़्तदर हैसियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए की जाने वाली तदबीरें। अपनी माशी तरक्की के जरिए अपनी कुव्वत में इजाफे की कोशिशें भी कौमी मफाद में शामिल हैं। जब अपने मुल्क के लिए मुफीद और मुवाफ़िक़ मामलात पर गौर व फिक्र करके फैसले किए जाते हैं, उसे हम कौमी मफाद का
تحفظ کہتے ہیں۔ اس لحاظ سے کسی بھی ملک کے قومی مفاد میں مندرجہ ذیل عوامل کا شمار ہوتا ہے۔ اپنے ملک کی آزادی، مقتدر حیثیت اور سالمیت کی حفاظت کرنا یعنی دفاع اعلیٰ ترین قومی مفاد ہوتا ہے۔ معاشی ترقی بھی ایک اہم قومی مفاد ہے۔ معاشی اعتبار سے کمزور ملک کے لیے اپنی آزادی کی حفاظت کرنا مشکل ہے، اس لیے دفاع کے ساتھ ساتھ معاشی ترقی بھی ایک اہم قومی مفاد مانا جاتا ہے۔ قومی مفاد اور خارجہ پالیسی۔ آئیے اب ہم قومی مفاد اور خارجہ پالیسی سے متعلق معلومات حاصل کرتے ہیں۔ دفاع اور معاشی ترقی جیسے قومی مفادات کے تحفظ کے پیش نظر خارجہ پالیسی تشکیل دی جاتی ہے۔ اس لیے قومی مفاد کو اگر مقصد مان لیا جائے تو خارجہ پالیسی اس مقصد کے حصول کا ذریعہ ثابت ہوتا ہے۔ ملکوں کے مقاصد میں وقت اور حالات کے مطابق تبدیلیاں رونما ہوتی رہتی ہیں۔ اسی لحاظ سے قومی مفادات بھی تبدیل ہوتے ہیں۔ ان تبدیلیوں کی عکاسی خارجہ پالیسی میں ہوتی ہے، اسی لیے خارجہ پالیسی متغیر ہوتی رہتی ہے۔ خارجہ پالیسی متعین کرنے والے عوامل۔ بین الاقوامی نظام میں کس ملک سے کس قسم کا تعلق رکھا ہے اسی پر خارجہ پالیسی کی بنیاد ہوتی ہے، لیکن خارجہ پالیسی پر اس کے علاوہ بھی چند عوامل اثر انداز ہوتے ہیں۔ نمبر 1، ملک کا جغرافیائی محل وقوع۔ آپ نے گلوب یا دنیا کا سیاسی نقشہ دیکھا ہوگا۔ اس کی مدد سے آپ کسی بھی ملک کا جغرافیائی محل وقوع دیکھ سکتے ہیں۔ کچھ ممالک دیگر ممالک سے کافی فاصلے پر واقع ہوتے ہیں اور کچھ ممالک ایک دوسرے کے پڑوسی ممالک ہوتے ہیں۔ کچھ ممالک کو وسیع تر ساحلی علاقہ میسر ہے تو کچھ ممالک معدنی دولت سے مالا مال ہیں۔ مختصراً یہ کہ کسی ملک کا رقبہ، آبادی، زمین کی قسم، ملک کو میسر ساحلی علاقہ، قدرتی وسائل وغیرہ عوامل پر خارجہ پالیسی کے تعین کے دوران غور و فکر کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، سیاسی نظام۔ جمہوری طرز کے سیاسی نظام میں پارلیمنٹ کو خارجہ پالیسی تدوین کرنے میں اہم مقام حاصل ہوتا ہے، کیونکہ خارجہ پالیسی سے متعلق مختلف موضوعات پر پارلیمنٹ میں مباحثے ہوتے ہیں۔ حزب مخالف جماعتیں سوالوں کے ذریعے خارجہ پالیسی پر قابو رکھتی ہیں۔ وفاقی نظام کے حامل ممالک کو خارجہ پالیسی طے کرتے وقت اپنی ریاستوں کا بھی خیال کرنا ہوتا ہے، کیونکہ ان ریاستوں پر
पड़ोसी ममालिक में वकूअ पजीर होने वाले वाकयात का असर होता है। मसलन श्रीलंका के वाकयात का तमिलनाडु पर, बांग्लादेश के वाकयात का मगरबी बंगाल और शिमाल मशरकी रियासतों पर असर पड़ता है। नंबर 3, मईशत। जदीद दौर में किसी भी मुल्क की खारजा पॉलिसी के तयन में माशी हालत को निहायत अहमियत हासिल हो गई है। माशी तरक्की हर मुल्क के लिए अहम तरीन मकसद बन चुका है, जिसकी वजह से खारजा पॉलिसी पर मईशत के 2 किस्म के असरात होते हैं। नंबर 1, मुल्क की मईशत को मजबूत करने के लिए दीगर ममालिक से कायम किए जाने वाले माशी ताल्लुकात, दरआमदात और बरआमदात, आलमी तिजारत में शमूलियत जैसे अवामिल खारजा पॉलिसी की तश्कील में अहम किरदार अदा करते हैं। नंबर 2, मौजूदा बैनुल अक़वामी निज़ाम में माशी सलामती का मौजू भी कौमी सलामती जितना ही अहम माना जाता है। माशी सलामती जितनी मुस्तहकम होगी, उस मुल्क को उतना ही ताकतवर तस्लीम किया जाता है। माशी तौर पर मजबूत ममालिक का इन्हिसार दूसरे मुल्कों पर कम होता है और वो अपनी खारजा पॉलिसी आज़ादी के साथ तय कर सकते हैं। नंबर 4, सियासी क़यादत। खारजा पॉलिसी के तयन में सदर जमहूरिया, वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफा, वज़ीर मालियात और वज़ीर दाखिला अहम किरदार अदा करते हैं। खारजा पॉलिसी में इस्तिक़ामत और उसमें बेहतरी की कोशिशें इन ओहदों पर फाइज लोग करते हैं। मसलन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की खारजा पॉलिसी में अदम वाबस्तगी को शामिल किया। अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत चीन ताल्लुकात की बेहतरी के लिए अहम किरदार अदा किया। नंबर 5, इंतजामी अवामिल। खारजा पॉलिसी तैयार करने में खारजा उमूर के वजीर, खारजा सेक्रेटरी, बैरून मुल्क सफारत खाना, सियासी ओहदेदार वगैरह जैसे इंतजामी अवामिल शामिल होते हैं। खारजा पॉलिसी से मुताल्लिक़ आखिरी फैसले का इख्तियार अगरचे वज़ीर आज़म और उनकी वज़रा कौंसिल को होता है, लेकिन इस फैसले तक पहुंचने में इंतजामी मशीनरी उनकी मदद करती है। खारजा पॉलिसी के लिए लाज़मी मालूमात का हुसूल, उसका तज्ज़िया और उससे मुताल्लिक़ सलाह व मशवरे देने जैसे काम इंतजामिया के ओहदेदारान अंजाम देते हैं। इनके अलावा कौमी सलामती के मुशीर भी अहम किरदार अदा करते हैं। भारत की खारजा पॉलिसी। खारजा पॉलिसी के बारे में इब्तिदाई मालूमात हासिल कर लेने के बाद अब हम भारत की खारजा पॉलिसी के बारे में मज़ीद वाक़फ़ियत हासिल करेंगे।
सन 1947 ईस्वी में आज़ादी के बाद से ही भारत ने अपनी खारजा पॉलिसी आज़ादाना तौर पर तश्कील देना शुरू कर दी थी। भारत के दस्तूर में रहनुमा उसूलों के तहत मुल्क की खारजा पॉलिसी के तयन से मुताल्लिक शकें मौजूद हैं। रहनुमा उसूलों की दफा 51 के मुताबिक खारजा पॉलिसी का एक खाका वाज़े किया गया है, जिसमें वजाहत की गई है कि भारत आलमी अमन व सलामती की निगहदाश्त को तरजीह दे और अपने बैनुल-अक़वामी मसाइल या तनाज़ुआत को पुरअमन तरीके से हल करे, दीगर ममालिक से दोस्ताना ताल्लुकात और बैनुल-अक़वामी क़वानीन का एहतराम भी हमारी खारजा पॉलिसी के मकासद का हिस्सा है। भारत की अब तक की खारजा पॉलिसियाँ इसी खाके के तहत तैयार की गई हैं। भारत के दस्तूर की दफा 51 बैनुल-अक़वामी अमन व सलामती का क़याम, मुल्कों के माबैन मुनसिफ़ाना और बावक़ार ताल्लुकात कायम करना, बैनुल-अक़वामी मुआमलात में बैनुल-अक़वामी क़वानीन और मुआहिदों का एहतराम करना और ट्रिब्यूनल यानी सालिस की मदद से बैनुल-अक़वामी तनाज़ुआत को पुरअमन तरीके से हल करना। भारत की खारजा पॉलिसी के चंद मज़ीद मकासद मंदरजा झैल हैं। पड़ोसी ममालिक और दीगर ममालिक के साथ दोस्ताना ताल्लुकात बरकरार रखते हुए अपने मुल्क की सलामती पर आंच न आने देना, मुल्क की जोग्राफियाई सरहद की हिफाजत से समझौता न करना, भारत के इत्तेहाद और सालमियत की हिफाजत करना, दूसरे ममालिक में रहने वाले भारतीयों के मफादात की हिफाजत करना, ये जिम्मेदारी मुतल्लका मुल्क में भारत का सिफारत खाना अंजाम देता है। भारत की माशी तरक्की के लिए गैर ममालिक के साथ माशी और तिजारती ताल्लुकात कायम करना। भारत की खारजा पॉलिसी का जायजा। हम भारत की खारजा पॉलिसी का जायजा 2 मरहलों में लेंगे। पहला मरहला आज़ादी के बाद से सन 1990 तक और दूसरा मरहला 1990 से ताहाल होगा। भारत की खारजा पॉलिसी इब्तिदाई मरहला। पंडित नेहरू ने इब्तिदाई दौर में भारत की खारजा पॉलिसी तश्कील दी। मुल्क की खारजा पॉलिसी के जरिए उन्होंने नव आबादियाती निज़ाम की मुखालफत की। आलमी नौइयत का किरदार निभाते हुए उन्होंने आलमी अमन व सलामती को तरजीह दी। उस दौर में भारत की खारजा पॉलिसी पर 3 बातों का असर था। नंबर 1, किसी भी हुकूमत के दबाव के बगैर
تمام بین الاقوامی واقعات کے تجزیے کی کوشش اور امن قائم رکھنا ہمیشہ بھارتی خارجہ پالیسی کی اہم خصوصیت رہی ہے۔ نمبر 2، پاکستان اور چین سے درپیش خطرات کا بھی خیال رکھا گیا ہے۔ نمبر 3، خود کفیل ہونے پر اصرار اور خود کفالت پر مبنی خارجہ پالیسی اس وقت کی خارجہ پالیسی کی خاصیت رہی ہے۔ انتہائی ابتدائی دور میں بھارت نے اپنی خارجہ پالیسی کے ذریعے بر اعظم ایشیا کے دیگر ممالک سے اپنے تعلقات میں بہتری کی کوششیں کی۔ اس دور میں ایشیائی ممالک سے تعاون کر کے ترقی کا مقصد حاصل کرنے اور اپنی آزادی کا تحفظ کرنے کی کوششیں کی گئی۔ علاقائی ترقی کا یہ تصور بعد کے دور میں افریقہ تک پھیل گیا، لیکن کچھ افرو ایشیائی ممالک امریکہ اور سوویت یونین کی سرد جنگ کے دوران فوجی تنظیموں کے رکن بن گئے، جس کی وجہ سے علاقائی ترقی کی رفتار رک سی گئی۔ اس کے بعد جو ممالک سرد جنگ کے دوران فوجی تنظیموں میں شامل نہیں ہوئے، انہوں نے عدم وابستگی کے تصور کی حمایت کی۔ امن اور آزادی عدم وابستگی کے بنیادی اصول قرار پائے۔ اس زمانے میں بھارت کو پڑوسی ممالک سے نمٹنا پڑا۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان کشمیر کے مسئلے پر سن 1947-48 اور پھر سن 1965 میں جنگیں ہوئیں۔ 1971 میں پاکستان سے ہوئی تیسری جنگ کے بعد بنگلہ دیش پاکستان سے الگ ہو کر آزاد ملک بن گیا۔ 1970 کی دہائی میں بھارت کی خارجہ پالیسی میں ایک قسم کا استحکام پایا جاتا ہے۔ بھارت جنوب ایشیا میں ایک مضبوط علاقائی طاقت بن کر ابھرا۔ 1974 میں جوہری جانچ کے ذریعے جوہری تحقیق کے شعبے میں بھارت نے اپنی طاقت منوائی۔ 1980 کے بعد سے البتہ کچھ تبدیلیاں رونما ہونا شروع ہوئیں۔ جنوبی ایشیائی ممالک میں باہمی تعاون کے فروغ کے لیے سارک نامی تنظیم کا قیام عمل میں آیا۔ چین کے ساتھ تعلقات میں بہتری کے لیے بھارت نے مذاکرات شروع کیے۔ سلامتی کے شعبے میں تعاون کے لیے بھارت نے امریکہ کے ساتھ لین دین کا آغاز کیا۔